सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एसएससी एमटीएस 6 फरवरी 2026 में जो शिफ्ट 1 हुई है एंड शिफ्ट 3 शिफ्ट 2 एक मिनट शिफ्ट 2 एंड 3 का डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले। ये वीडियो हो सकती है 3 से 4 घंटे की हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जो बताऊंगा इससे बाहर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी, क्योंकि 3-4 घंटे में मैं 71 प्रश्न लेकर के आया हूँ। 71 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मुझको हर टाइप के हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ इसमें इसमें कवर किया है। ठीक है, इसमें मतलब कवर किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं पर मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके जुड़ जाइएगा अपने परिवार से। और चैनल टेलीग्राम चैनल उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप इसके स्मार्ट डिजिटल नोट्स ले सकते हैं, वो भी 100% फ्री। उसका कोई भी आपको चार्ज नहीं है। चार्ज इतना ही है कि जो आपको रेड आइकन दिख रहा है उसको बस आपको ब्लैक कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक मिनट इसको करते हैं किनारे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपका जो राष्ट्रपति है वो आपका अनुच्छेद 52 में आता है। इसमें क्या है? इसमें उल्लेख किया गया है किसका? राष्ट्रपति का। इसमें पद है, इसमें क्या है आपका? पद है। अनुच्छेद 72 में क्या है? रिक्ति है, इसमें रिक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के में क्या है? इसमें आपका अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति है। अध्यादेश कैसे लिखा जाएगा? अध्यादेश। हाँ, अध्यादेश इसमें आपका और क्या हो सकता है? इसमें आपका ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति। एक मिनट सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ पहले मैं। इसमें आपका क्या है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बचा आपका अनुच्छेद 61, इसमें आपका महाभियोग देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति पद दिया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, ये कब बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की रीति है। और 56 में आपका राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि टाइम दिया गया है। अनुच्छेद 57 में आपका पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन दिया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, फिर आपका आता है शपथ प्रक्रिया और शक्त से जुड़ी जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 59 आ गया, राष्ट्रपति की कार्यकाल की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 में महाभियोग ये वाला, और इम्पीचमेंट जिसको हम कहते हैं। अनुच्छेद 62 में पद रिक्त भरने का समय। अरे सॉरी यार, वो 62 में था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। यहाँ पर जो ये है ना 72, अरे यहाँ पर गलती हुई है मुझसे, उसके लिए सॉरी। आपका जो 72 है इसमें आपका क्षमादान है। क्या है इसमें? क्षमादान है। आपका जो 62 है उसमें रिक्ति दी गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी उसके लिए। पद रिक्ति में आप इसमें भरने का समय इसमें रिक्ति है। और अनुच्छेद 72 में आपका क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्र अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 43 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। एक क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 में आपका राष्ट्रपति से संबंधित क्या दिया गया? जो राष्ट्रपति है इसका विशेष अभिभाषण दिया गया है। क्या दिया गया है? विशेष अभिभाषण। किसमें? संसद में। किसमें? संसद में। राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण संसद में। ठीक है, संसद में। आर्टिकल 108 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है जॉइंट मीटिंग। कौन बुलाता है? आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा आपको ये बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 85 क्या है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे आप, वीडियो पॉज करके तुरंत बताएंगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि इसको हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी एक महारत्न कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है भैया? ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न। और वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में मेरी समझ से 13 महारत्न कंपनियां हैं। इसमें तो डाउट है, बट आप एक बार चेक कर लेंगे इसको। इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1956, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओएनजीसी आपका इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में देखने को मिलता है। कहाँ पर? देहरादून में आपका इसका हेडक्वार्टर सॉरी हाँ, देहरादून। हाँ, इसका हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और ये जो आपका इसको महारत्न का दर्जा कब मिला था? इसको जब महारत्न का दर्जा कब मिला मिला
महारत्न का दर्जा इसको 2010 में देहरादून में जो ये पंजीकृत हुई थी। ठीक है, अब बात आती है सेल की। यहाँ पर लिखेंगे कुछ अन्य हम अपने लिख लेते हैं, जैसे सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया और आपका भेल हो गया। ये सारी महारत्न कंपनियां हैं मेरे भाई। और आपका कोल इंडिया हो गया। ठीक है, कोल इंडिया हो गया। तो आप सेल देखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, एनटीपीसी की हुई थी 1975 में, कोल इंडिया की भी 1975 में स्थापना हुई थी, भेल की आपका 1964 में हुई थी। अरे यार हाँ, 1964 में हुई थी। अभी आप बताएंगे कि आपका जो सेल है और एनटीपीसी है, भेल है और जो कोल इंडिया है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो कोल फॉर कोलकाता। देखो कोल से आपका कोलकाता बन जाता है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? कोलकाता। ठीक है, और एक और फैक्ट जो इससे जनरली बहुत डीप नॉलेज के साथ बनता है, दुनिया का सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है आपकी कोल इंडिया। ठीक है, और जो भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाती है, इंडिया बिगेस्ट मैन्युफैक्चर नहीं ऑफ जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली सबसे बड़ी आपकी जो संस्था है भारत में, वो आपका एनटीपीसी है। जो सेल है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष पूछ लेता है आपको अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष आपकी सोमा मंडल थी। कौन थी मेरे भाई? सोमा मंडल। सोमा मंडल। ठीक है, और सेल का जो काम करता, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, ये आपका हेडक्वार्टर, ये आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ये आपका नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कुछ हमने अन्य संस्था भी यहाँ पर रखी हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, उनकी इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके CS सेठी जी हैं। जीवन बीमा निगम LIC की 1956 में स्थापना हुई थी। ONGC की स्थापना 1956 में, इसरो की स्थापना 1969 में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL सोमनाथ। चलिए अच्छा देखते हैं। HAL 1964 में हुई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है आपका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1989 और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954। यहाँ पर इनके अध्यक्षों के नाम लिखे हुए हैं। आप एक बार इसरो और HAL का कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, योजना आयोग, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है योजना आयोग से, यानी कि योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्थापना 1952 में हुई और इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल नहीं। स्थापना 1952 इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये संवैधानिक निकाय नहीं, ये आपका सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये आपका कैसा निकाय है? आपका जो आपका संविधिक निकाय है। अब आप ये बताएंगे, जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग ये किस आर्टिकल के तहत आता है? वित्त आयोग आपका किस आर्टिकल के तहत आता है? अब आप ये बताएंगे, जो आपका नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई, किसके स्थान पर हुई? नीति आयोग। ठीक है, GST परिषद। टेलीग्राम से जुड़ जाना नोट्स के लिए, और वहाँ से रिवीजन कर लोगे तो आपकी चीज़ें बहुत सी अच्छी हो जाएंगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये MTS के लिए ला रहा हूँ। अब से कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ तक मैं कर पाऊंगा उन सभी का लाऊंगा। SSC का तो लाऊंगा ही लाऊंगा, इस तो 100% श्योर है। साथ ही साथ में इस पर भैया आपका डिफेंस, लाइक एयरफोर्स, नेवी, ICG, इनके सबके इन सब का भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने प्यार दिया इस चैनल पे, तो हम एक नया चैनल क्रिएट करेंगे जिसको हम डिफेंस पिंच के नाम से रखेंगे। बट ये अभी दूर है, आप लोगों के प्यार की उम्मीद है। आप लोग प्यार देंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और हम अच्छा कंटेंट और अच्छे टीचर्स के साथ आपके सामने आएंगे। और आज ही कल में हम आपके एक नए टीचर जो आपके मैथ्स एंड इंग्लिश के होने वाले हैं, वो उनको हम लॉन्च करने वाले हैं, जिन्होंने कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं, इंक्लूडिंग SSC CGL। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, जिसमें GST परिषद हो गया। उसके बाद आपका आता है अंतर्राज्यीय परिषद। लिखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद के बाद आप
खैर चलो, एक क्षेत्रीय परिषद आता है, उसको भी लिख लो अगर ये आ गया है तो। क्षेत्रीय परिषद, इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सांविधिक निकाय क्या होते हैं? सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं होता है और इनको किसी संशोधन के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और मतलब जिनका संविधान में वर्णन ना हो वो आपके सांविधिक निकाय हो जाते हैं। वित्त आयोग की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 280 के तहत आपका भारतीय संविधान में आता है और ये आपका संवैधानिक निकाय है, ये आपका संविधान में आता है, वो आपका संवैधानिक निकाय। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष भैया कौन थे? तो वो आपके वो थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी थे। नीति आयोग की बात करते हैं तो ये योजना आयोग के स्थान पर बना है, योजना आयोग के स्थान पर रिप्लेस किया है। और योजना आयोग जो 1950 में था, इसको 2015 में, इसको 2015 में यानी 1 जनवरी 2015 में इसको पीएम मोदी के द्वारा इसको बदल दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी कौन है इसके अध्यक्ष? अभी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, हमेशा पीएम ही होते हैं, तो पीएम, जो पीएम होगा आप उसको लगा देंगे। खैर अभी तो मोदी जी हैं तो आप उनको लगाएंगे। सीईओ की बात कर लें, सीईओ पूछ सकता है। आप भी तो देखो, नीति आयोग हो गए, योजना आयोग, इनके अध्यक्ष के बारे में तो अब जनरली नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ इजी पूछना होगा तो सब उसको सब कर लेंगे। अगर इसने सीईओ पूछ लिया यानी कि बी वी आर सुब्रमण्यम, तो ये आपके नीति आयोग के आपके सीईओ हो जाएंगे। जीएसटी परिषद का उल्लेख आपका 279A में आता है, 279A में आता है। कौन से? आर्टिकल 279A। कौन सा है? आर्टिकल 279 में आपका आता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के, हमेशा याद रखेंगे आपका वित्त मंत्री होगा। ठीक है, वित्त मंत्री जी आपके इसके अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो तीन का अनुच्छेद क्या है इनका? अंतर्राज्यीय परिषद का जो आर्टिकल है वो आपका 263 है और इसको गठन इनका कब हुआ था? 1990 में इनका गठन 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 किया गया था। फिर क्षेत्रीय परिषद आते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषद क्या है आपकी, ये आपकी वैधानिक निकाय है, मतलब वैध है, हमारे संविधान में है। ये संवैधानिक है या वैधानिक है, बात वही है। ये आपके वैधानिक निकाय देखने को मिल जाती हैं। इनका जो गठन किया गया था, इनका जो आपका गठन किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, एक मिनट, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इनका आपका जो क्या बोलते हैं उसको, गठन, ये आपका किया गया था। कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका कब आया था? तो आप बताएंगे 1956 में, 1956 में आपका आया था। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होंगी। एक एक चीज़ आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ ना, सब मिल जाएगा नोट्स में। आपको क्लास अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि उनको बनाने में, जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बॉक्सर हुआ करते थे। तो पहले तो फुटबॉलर है माइकल टायसन, आई थिंक माइकल टायसन क्या है, उसेन बोल्ट तो आपकी ये धावक है, ये आपके क्या है, धावक हैं। 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठे हैं। टाइम क्या है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्चर आपको भी बनना पड़ेगा भाई, तभी आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। मोहम्मद अली आपके बॉक्सर हैं और ये इन्हीं की है, जो मोहम्मद अली हैं ये इन्हीं की आपका द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी आपका इन्हीं की बन जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं जैसे आपका ये इनकी एक टाइप की मतलब आत्मकथा है। जैसे आपका ये है तो ये आपका क्या है, आत्मकथा है, बायोग्राफी है इनकी, ऑटोबायोग्राफी। कुछ अन्य आपके जो खिलाड़ी रहे हैं जो उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपका सिनवार ने लिखा आपका नो स्पिन, नो स्पिन किसने लिखा? नो स्पिन, ये किसकी आत्मकथा है? सिक्स मशीन किसकी है? अनब्रेकेबल, सॉरी, अनब्रेकेबल किसकी है? बेनिथ द सरफेस, सरफेस किसकी है? बेनिथ सही है, एन ई ई होगा यहाँ पर। बेनिथ द सरफेस, बेनिथ द सरफेस किसकी है? एक आता है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड PUTED, प्यूटेड TRUTH, तो अनडिस्प्यूटेड
ट्रुथ आपका किसकी है? आप यहाँ पर लिखेंगे नो स्पिन आपका सीन वॉर्न की है। किसकी है भैया? सीन वॉर्न। यार ये टेढ़ा क्यों लिख रहा है बार-बार? एक मिनट। और 6 मशीन आपका क्रिस गेल की है। क्रिस गेल, ठीक है। अनब्रेकेबल आपका मैरी कॉम जी की है। मैरी कॉम जी की है। और बीनीथ द सरफेस आपकी माइकल फिलिप्स की है। माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स से संबंधित आप क्या जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इतना मैं बता सकता हूँ कि ये तैराकी से है, ये तैराकी से इनका खेल है। मैरी कॉम आपकी बॉक्सर है, क्रिस गेल क्रिकेट, सेन बॉर्न क्रिकेट। एंड आपका जो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आता है माइकल टायसन, इनके बारे में मुझको याद नहीं आ रहा है। माइकल टायसन क्या थे, देख लेंगे आप। फिलहाल इनका जो आंसर है आपका मोहम्मद अली हो जाएगा। और जो इन्होंने अपना जो धर्म परिवर्तन करके मोहम्मद अली बने थे, इससे पहले जो इनका नाम था वो क्या था, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है। वैसे इतना पूछेगा नहीं, खैर मुझे इतना पता है। आप इसको तुरंत रिसर्च कर लेंगे, गूगल पे आप करेंगे इसको, तुरंत तुरंत आप गूगल करेंगे इसको, देखेंगे कि मोहम्मद अली पहले क्रिश्चियन थे और इनका नाम क्या था, उसने पूछ सकता है। ठीक है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ आपका माइकल टायसन की है, तो माइकल टायसन आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए जो आपका अभी लाइक पूछे गए हैं और आपकी ट्रेंडिंग में रहे हैं। जैसे आपका टॉम्ब ऑफ सैंड क्या है, गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली हिंदी उपन्यास बनी है। डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित इसको किया गया है। टॉम शेल्टर क्या है, जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इसको लिखा है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में है। और एसएससी सीजीएल सीएचएल 2025 में आपका पूछा गया है। प्रॉफिट सॉन्ग क्या है, यानी कि पॉल लिंच ने लिखा है इसको। बुकर प्राइज 2023 विजेता, यह आयरिश लेखक हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा, इसको किसने लिखा है, सिहान करुणातिलका ने लिखा है। बुकर प्राइज 2022 विजेता यह श्रीलंकाई लेखक हैं। कायरोस किसने लिखा है, जेनी एरपेनबेक ने लिखा है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 विजेता, यह सबसे नया और संभावित प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे। फिर आपका आता है विक्ट्री सिटी, आपकी सलमान रुश्दी ने लिखा है। यह विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। रुश्दी पर हमले के बाद यह उनकी प्रमुख वापसी थी। ठीक है। और सलमान रुश्दी की एक और बुक है, काफ़ी बुक है इनकी, जो आपकी अभी दिल्ली पुलिस से पूछी गई थी। कौन थी वो? सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी हो गया, वो कौन सी थी यार, चलो छोड़ो। अभी पूछा गया था 30 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अंबेडकर लाइफ शशि थरूर जी की है। शशि थरूर की किताबें जैसे द एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, एसएससी की फेवरेट किताबें हो जाती हैं। द गोल्डन ईयर्स आपका रस्किन बॉन्ड हो गया। रस्किन बॉन्ड किताबें हर शिफ्ट में आती हैं। यह उनके 89वें जन्मदिन पर आई थी। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष की है। अफीम व्यापार के इतिहास पर आधारित अमिताभ घोष ज्ञानपीठ विजेता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। तो वेस्टर्न लेन आपका चेतना मारू जी की है, आगे इसको पढ़ लेंगे आप। वाई भारत मैटर एस जयशंकर की है। ब्रेकिंग द मोल्ड आपका रघुराम राजन जी की है। और रोहित लांबा की है। ठीक है। बिपिन यानी कि द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यानी कि ये आपके जनरल बिपिन रावत, जो आपके इंडिया फर्स्ट सीडीएस रहे थे, जो भारत के पहले सीडीएस जनरल रावत पर आधारित है, सीडीएस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेयर क्या है, प्रिंस हैरी ने लिखा है। और यह संस्मरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा में रही है, तो पूछा जा सकता है। फॉक्स इन द रोड, ये आपकी श्रीरंग राजन की है। श्रीरंग राजन क्या थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। सिक्कों से क्वेश्चन बनने हैं, तो सिक्कों के हमने एक वीडियो, स्पेशल वीडियो अपलोड की है हॉट टॉपिक की, जो कि करीब 25 मिनट की, और उसमें ऐसा कंटेंट दिया कि उससे बाहर जाने की कहीं संभावनाएं बनती ही नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं अपने 1 से 2 नंबर पक्के करना, तो वहां पर आप जाके उसको जरूर चेक करेंगे। ठीक है। 2019 में जारी 20 रुपए के नए सिक्के का कुल वजन कितना है? तो सबसे वजन यही सिक्का है। 10 ग्राम का कोई सिक्का आपका नहीं है। ठीक है। 10 ग्राम का आपका कोई भी सिक्का एट प्रेजेंट आपका नहीं है। ठीक है। तो आपका 10 ग्राम का नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.5। ये सिक्कों की रेंज में सबसे वजन सिक्का है। क्या है? सबसे वजन सिक्का है। और इसमें कोने कितने पाए जाते हैं? 12 कोने पाए जाते हैं, 12 एज पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 12 कोने आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं जो आपका 10 रुपए का जो सिक्का है, रुपया 10, इसके सिक्के में बात करें तो आपका जो सिक्का 5 वाला है, इसका क्या है? तो 10 का सिक्का जो वजन है इसका 7.71 ग्राम दिया गया है। और ये आपका बायो मेटालिक होता है। बायो नहीं, बाई मेटालिक, सॉरी, मतलब ऐसा यार, बाई मेटालिक होता है। 5 रुपए का सिक्का जो होता है आपका,
ये आपका 6 ग्राम का होता है और इस पे जो दांते बने होते हैं, दांते या फिर सिरेटेड्स, वो कितने, उनकी संख्या कितनी होती है? 100। अगर सिलेटेड से आप क्वेश्चन बनता है, दांतों से क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको तुरंत 100 लगा लेंगे। रुपए का जो चिन्ह बनाया था वो किसने बनाया था? उदय कुमार जी ने बनाया था। उदय कुमार जी ने बनाया था, जो कि आईआईटी आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई, मुंबई से थे। ठीक है, इन्होंने 2010 में इसको डिजाइन किया गया था, तभी से इसको हमने अडॉप्ट करके रखा है, जो कि देवनागरी का रा और रोमन का आर, इसको कॉमन करके बनाया गया है। जो आपकी जो मुद्रा छपाई होती है, नोटों की छपाई, वो कहाँ कहाँ पर होती है? एक तो आपका नासिक हो गया, नासिक हो गया, देवास हो गया, देवास हो गया, और मैसूर हो गया, मैसूर हो गया, और सालबोनी हो गया। ठीक है, ये आपकी नोटों की प्रेस है, सालबोनी हो गया। ठीक है, अभी हम टकसाल की बात कर लेंगे। सिक्का मुद्रण कहाँ होता है? टकसाल। आपका टकसाल कहाँ कहाँ पर है? एक तो आपका नोएडा है, नोएडा में आपका ऐसा डॉट बना रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है मुंबई, लिख लो एक, मुंबई। मुंबई में अमीर लोग रहते हैं, तो वो कोई हीरे की अंगूठी पहनते हैं, तो आपका वहाँ पर ऐसा हीरा बना रहता है। ठीक है, अमीर लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पर मुंबई का ये हीरा बना रहता है। सबसे ओल्डेस्ट है ये भी लिख लो। ओल्डेस्ट लिखना कुछ नहीं है, बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही है, वरना एकदम केंद्रित होकर के देखना है। ठीक है, जो आपका कोलकाता का है, यहाँ कोलकाता का है, कोलकाता में आपका नन, यानी कि कुछ नहीं बना है। मैंने आपको उस क्लास में बताया कि जो आपका हैदराबाद की टकसाल है, हैदराबाद, इसकी आईपीएल टीम में स्टार प्लेयर भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर आपका स्टार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हो गया था? किस वर्ष हो गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2017। तो 2017 में इनका विलय हो गया था। अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंक मिल गए थे। मैं जस्ट बोलूंगा आपको, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिख दूंगा। जैसे आपका बैंक इसमें था, स्टेट ऑफ बीकानेर आपका बैंक था, एक जयपुर था, हैदराबाद था, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक इसमें आपका विलय हो गया था स्टेट ऑफ मैसूर में। तो महिला बैंक इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं महिला बैंक। ठीक है, मैसूर में आपका 2017 में विलय हो गया था। और इन सभी को मिला करके आपका एसबीआई में ये सब मिल गए थे। इंपीरियल बैंक जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, इसका गठन के मतलब इतिहास हम समझ लेते हैं। जैसे आपका जो इंपीरियल बैंक था पहले, क्या था? इंपीरियल बैंक, जो कि आपको तीनों प्रेसिडेंसीज को गठित करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1921 में। ये मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। तीनों प्रेसिडेंसी, कौन सी प्रेसिडेंसीज थी आपकी? बंगाल एक तो हो गई, एक तो सॉरी, एक तो बंगाल हो गई, और मद्रास हो गई, और और आपकी एक कोलकाता हो गई। इनमें आपकी तीनों प्रेसिडेंसीज को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। किसकी समिति? समिति कौन सी थी? अ, गोरे, गोरो नहीं, गोरे वाला, गोरे, गोरे वाला समिति। ये कब की समिति है? तो आपकी 1955 की समिति है। किससे संबंधित है? तो एसबीआई के गठन से संबंधित है। इसकी सिफारिश पर ही आप इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और एसबीआई को एक मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा मिल गया। जो एसबीआई का लोगो है, डीप में एकदम डीप डाइव जाएंगे अंदर से अंदर तक एकदम। एसबीआई का जो मतलब लोगो है, वो लोगा क्या है? की होल है। आपका जो एसबीआई का ब्लू की होल है, लिखो, उसमें आपका जो मेन चीज क्या है, इसको बनाया किसने था? आप ये समझिए, जो आपकी कामत जी हैं, कौन कामत है ये नहीं याद आ रहा है मुझको। आई थिंक शेखर कामत था, शेखर कामत, शेखर कामत है, जो कि अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं। और ये इसको आपका लोगो है, ये की होल, आपका जो ब्लू की होल है, ये आपका किस झील से प्रेरित है? ये आपका किस झील से प्रेरित है? ये आपका कांकरिया झील, हाँ, कांवरिया बता रहा था, कांकरिया 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 झील से आपका ये प्रेरित है। कहीं भी आप यूट्यूब पे पढ़ लेना भाई, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला है। अभी समझ लेते हैं कि इनका जो राष्ट्रीयकरण अन्य बैंकों के वो कब कब हुआ? तो आपका 1969 में एक तो राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का, 14 बैंक थे। तब आपकी पीएम कौन थी? तब आपकी पीएम
इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद आपको समय आया 1980 का, 1980 का। इसमें 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब वो कौन कौन से हैं उनका नाम लिखूंगा तो भैया बहुत समय बीत जाएगा, और मैं 14 बैंक मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो चीज़ें अब अगली क्लासेस में चीज़ें रिपीट होंगी, कॉमन होंगी, लेकिन मैं बताता जाऊँगा आपको, उसमें आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी पीएनबी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हो गया? तो ये आपका जो इसका विलय हुआ था 2020 में हुआ था। इसके अंतर्गत अंदर ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया था। केनरा बैंक जो कि आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है, केनरा बैंक सरकारी बैंक है आपका। कुल सरकारी बैंक आपके 13 हैं। यहाँ से बिगाड़ देते हैं इसको फिलहाल अभी। केनरा बैंक का जो आपका, केनरा बैंक के अंदर किस बैंक का विलय हुआ? तो सिंडिकेट बैंक आपका इसका विलय हो गया था, आपका सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया था, ठीक है। सबसे बड़ा बैंक कौन है? सबसे बड़ा बैंक कौन है आपका? इंडिया का, इंडियाज बिगेस्ट बैंक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक वो आपका एसबीआई है, जो कि दुनिया के टॉप 50 में भी आता है। दुनिया के टॉप 50 में भी आता है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। इस बात के बाद को हटा देना है, सब्सक्राइब। इस बात के बाद दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी? तो वो है भैया आपके एल्यूमिनियम। ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये आपकी बच्चों वाली चीजें हैं। अब आप बताएंगे जो बॉक्साइड है, जो एक बॉक्साइड आता है जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का आपका अयस्क है, मतलब इसको बॉक्साइड से ही प्राप्त करते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? क्या बॉक्साइड? लिख तो लें, बॉक्साइड ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में आपकी पहाड़ियां हैं कौन सी? पंचपत माली की पहाड़ियां हैं वहां पर। पंचपत माली की पहाड़ियां हैं, यहाँ ये प्रमुख इसका खदान का स्रोत बन जाता है। यहाँ से आपका ये, एक मिनट यहाँ रो ऐसे, ठीक है। तो वहां से स्रोत बन जाता है, और इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो रिफाइन करने की, जो अल्यूमिनियम को रिफाइन करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि स्वच्छ करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है भैया आपकी हॉल हेराल्ट। हॉल, ये एच है आपका, ये हॉल हेराल्ट की प्रक्रिया होती है। इसके थ्रू इसको हम मतलब साफ किया जाता है, ठीक है। अगर चालकता की बात करते हैं, चालकता की बात करें तो सबसे ज्यादा चालकता आपका चांदी में होगी। फिर उसके बाद आपका तांबा आ जाएगा, जिसको कॉपर कहते हैं। तांबा के बाद आपका सोना आ जाएगा, तांबा के आप सोना आ जाएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। हर संभव क्वेश्चन कर देंगे, एकदम कमर तोड़ के रख देंगे। जब इसको साफ किया जाता है एल्यूमिनियम को, तो इसको पिघलाया जाता है। पिघलाया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो हॉल हेराल्ट होती है। हॉल हेराल्ट हॉराल्ट हॉराल्ट सॉरी हेराल्ट की प्रक्रिया को करते समय हम इसमें क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्रायोलाइट मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बॉक्साइट तो मैंने बताया आपको कि उड़ीसा में सबसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें बता दी, ठीक है। तो अब देख लेते हो कि आपका कुछ अन्य अयस्कों के बारे में देख, जैसे आपका हेमेटाइट हो गया, आपका एक तो हेमेटाइट हो गया, और कौन सा हो सकता है? और गैलेना हो गया, गैलेना हो गया आपका, गैलेना। गैलेना के बाद आपका आता है सिनेबार हो गया, सिने सिनेबार हो गया। सिनेबार भी आपका पूछा गया है, इसी बारे में टीएस में पूछा गया है। पिच ब्लेंड हो गया आपका, पिच पिच ब्लेंड हो गया, ठीक है। अभी समझते हैं कि जो आपका हेमेटाइट है ये किसका अयस्क? तो ये आपका लोहे का अयस्क है। गैलेना आपका लेड, यानी कि पीबी, इसको क्या बोलते हैं लेड को? सीसा, सीसा बोलते हैं, सीसा का अयस्क है।
सिने बार आपका पारा का अयस्क है, यानी कि Hg का अयस्क है। किसका अयस्क है? Hg, यानी कि पारा, पारा का है। पिचब्लेंड आपका यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। ठीक है। अभी आप ने हमने बताया कि क्रायोलाइट को किस, हाँ अच्छा बता दिया था। तो क्रायोलाइट आपका हॉल हेराल्ट में आपका मिलाया जाता है। जो आपके जो भविष्य की धातु किसको कहते हैं? लिखो यहाँ पर, भविष्य की धातु को किसको कहते हैं हम? आप बताएंगे, मैं ही बता दूं? चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स, चलो यार मैं बताता, टाइटेनियम आपका, टाइटेनियम। भाई प्लीज़ यार आप एक छोटा सा कमेंट यार जरूर दे देना कि भैया कैसा पढ़ाया है। मैं आपसे सजेशंस लेना चाहता हूँ। ठीक है, और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो आप बताइए। ठीक है, और ये जैसे स्टार्ट है, अगर कोई भाई गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप सबके प्यार और सजेशन से ही मैं भी अच्छा बनूंगा, आप भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी एक बेसिक आदमी होते हैं और हमेशा जीरो से स्टार्ट की जाती है। तो हमने भी स्टार्ट यही सोच के किया है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा और हम साथ में बहुत दोनों लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आपका मेगा स्नीज, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, पहले इसको ऐसे करेंगे, चश्मा लगाएंगे, बहुत लाइट है लैपटॉप की। एंड मेगा स्नीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब मेगा स्नीज ने जो इन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, मेगस ने एक इंडिका लिखी और कई किताबें ने लिखी, तो उसमें इनकी जो सबसे बड़ी गलतियां थी, जैसे इसमें लिख दिया था भारत में दास प्रथा नहीं थी, इन्होंने लिखा था, ये लिखा था इन्होंने भारत में दास प्रथा नहीं है लिखा था, भारत में दास प्रथा नहीं, ये इनकी एक ये गलती थी। और भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। भैया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। भारत में अकाल नहीं पड़ा, ये सारी बातें इनकी, दोनों की दोनों बातें इनकी गलत हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो भारत में दास प्रथा के साथ साथ में भारत में सात जातियों का वर्ग बनाया गया था, इसको इसने लिखा था। सात जातियां थी, इसने लिखा था कि मतलब इसमें इसने बताया कि समाज तो वर्णों में नहीं था, जातियों में बटा हुआ था, वर्णों में नहीं था, वर्णों में नहीं, जातियों में था। वो जातियां कौन सी आपकी थी? एक तो आपकी होगी दार्शनिक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, एक तो हो गया आपका दार्शनिक, दूसरा वर्ग हो गया आपका किसान वर्ग, किसान के बाद आपका आता है पशुपालक, लिख लो, पशुपालक या फिर शिकारी, पशुपालक या फिर शिकारी, शिकारी वर्ग आता है। और आपका कारीगर, वर्कर जो होते हैं आप, कारीगर, कारीगर के बाद आपका सैनिक वर्ग हो गया, सैनिक हो गया। उसके बाद आपका निरीक्षक हो गया, इंस्पेक्टर्स हो गए, निरीक्षक हो गया। उसके बाद आपका मंत्री हो गया, क्या हो गया? मंत्री हो गया। अब बात करते हैं जो आपकी सड़क थी, यानी कि जीटी रोड, अभी क्या है जीटी रोड, इसका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम क्या है इसका? ओल्ड नेम है आपका उत्तरापथ, उत्तरापथ। इसको अभी प्रेजेंट में जीटी रोड कहते हैं। इसको तभी सिंध से बंगाल के लिए बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? सिंध से बंगाल तक आपका ये बनाया गया था। और फिर इसको बाद में अ, फिर शेरशाह सूरी ने इसको बाद में बनाया, तब से ये जीटी रोड आपका कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी यहाँ पर कुछ लिखते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं, जिस, यार यहीं लिख लें, चलो यहीं पर लिखते हैं ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा, ऐसे। जो आपका फाहियान था, जो आपका एक, कैसे लिखा जाएगा यार फाहियान, फाहियान, फाहियान ऐसे तो लिखा जाएगा। फाहियान ये किसका था? तो ये आपका चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। फाहियान की एक बुक है जिसमें अपने इसने विदेशों का मतलब अपनी यात्राओं का वर्णन किया है, जो आपकी क्या है, वो आपका फो क्यू का है। कौन सी है? फो क्यो की है, फो क्यो की है। फिर आपका आते हैं हेन सॉन्ग, यहाँ पर लिखो हेन सॉन्ग, समझ जाना यार, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। वेन सॉन्ग होता है या ऐसे वेन, वेन सॉन्ग। तो वेन सॉन्ग जो था आपका, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, ये आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। इसकी बुक थी सी यू की, तो समझ है ना, सी यू की, सी यू की इसकी बुक का नाम था। जो अल बरूनी था, यहाँ पर लिखो आपका जो अल बरूनी था, ये किसके साथ आया था? तो ये गजनवी के साथ आया था। गजनवी से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, नहीं यार, अल बरूनी, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो था, ये आपका मोरक्को से आया था। इतनी जानकारी आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और है यार, बनते ही जाते हैं क्वेश्चन, और मेरा ऐसा मानना है कि जो याद आ जाए वो बता दो, टाइम चाहे इतना लग जाए, लेकिन हाँ एक बार पढ़ो तो अच्छा ही पढ़ो उसको। मार्को पोलो कहाँ का था? ये आपका वेनिस से आया था, वेनिस यात्री था आपका ये। बस लैग कर रहा है थोड़ा सा, इसको रेस्ट देते हैं। ये आपका वेनिस का यात्री था, और आया कहाँ था? तो ये दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य में आपका ये आया था। लिख जा भाई। तो ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन दिया गया कि पॉपिंग क्रीज के शब्द का संबंध किस खेल से? तो पॉपिंग क्रीज आपकी क्रिकेट में एक क्रीज होती है जहां पर आपका बल्लेबाज बैटिंग करता है आपका, तो वो आपकी पॉपिंग क्रीज होती है। उसके बाद एक क्रीज आती है रिटर्न क्रीज, जहां पर आपका जब पहले पहले भी ये समझो कि आपकी पॉपिंग क्रीज जो होती है, विकेट से इसकी दूरी कितनी होती है? 4 फीट इसकी दूरी होती है। इंचेस में मीटर में बात करें तो 1.22 मीटर इसकी विकेट से जो आगे की ओर लाइन एक खींची रहती है, वो आपकी पॉपिंग क्रीज। रिटर्न क्रीज रहती है जहां पर जो बॉलर का पिछला पैर पड़ता है, तो वो आप करते हैं। जो पिच की लंबाई रहती है वो कितनी रहती है? जब आपका पिच यानी कि 22 गज की रहती है, 22 गज की रहती है। लेकिन अब गज तो सभी को पता है, बच्चे बच्चों को पता है, तो ये आपका मीटर में पूछ लेता है। 20.12 मीटर में पूछ लेता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है यही करीब 10 फीट। 10 फीट से अगर हम बात करें तो मीटर्स की बात करें, 0.05 जीरो, सॉरी 30 पॉइंट, अरे यार 3.05 मीटर यार, हाँ 3.05 मीटर होती है। जो विकेट्स होते हैं आपके, जो आपके विकेट होते हैं, विकेट, ये आपका 9 इंच के होते हैं। मतलब इनकी चौड़ाई, इनकी जो चौड़ाई है विकेट की चौड़ाई, वो आपकी 9 इंच की थी। इनकी ऊंचाई, हाइट की बात कर लें, इनकी हाइट की बात कर लें तो 28 इंचेस के होते हैं। बॉल का वजन कितना हो? 28 इंचेस, यार क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, 28 इंच आपका इनका वजन होता है, जो इनका सॉरी इनका इनकी चौड़ाई होती है, इनकी ऊंचाई होती है ना। और यहाँ पर आपका विकेट जो है, विकेट नहीं यार, क्या वजन, बॉल गेंद का वजन, जो आपकी जो बॉल है, ये आपकी 156 ग्राम तक होती है, 156 to 163, हाँ इतनी इतनी इसकी वजन होती हैं। ठीक है, और बॉलिंग क्रीज जो होती है आपकी, बॉलिंग क्रीज जहाँ से आपका बॉलर बॉलिंग करता है, वो आपकी बॉलिंग क्रीज, उसकी बात कर लें अगर, हर चीज़ समझेंगे, पोस्टमार्टम करके रख देंगे। बॉलिंग क्रीज, जो बॉलिंग क्रीज होती है ये आपकी 8 फीट और 8 इंच ये होती है। अब ये समझे अगर इनकी अन्य शब्दावली की बात करें तो आपका एक गुगली आता है, गुगली आता है ना, चाइना मैन आता है, LBW आता है, डिफेंस आता है। डिफेंस तो जनरली नहीं पूछेगा, सब में आता है, डिफेंस आता है। और और बाकी बहुत सी चीज़ें इसमें, जैसे आपका डायमंड डक हो गया, डक हो गया, है ना, डायमंड डक हो गया, डायमंड डक हो गया। इसमें क्या होता है? बिना गेंद खेले आउट हो जाना, विदाउट प्लेइंग एनी बॉल,
विदाउट प्लेइंग एनी बॉल, लाइक आप नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं और आप रन आउट हो गए। एक होता है आपका गोल्डन डक। गोल्डन डक होता है, इसमें क्या होता है, 0 रन पे आउट हो जाना, 0 रन पे आउट हो जाना। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगी। अभी बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को खेल के दौरान आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है? जो बैट्समैन होता है क्रिकेट में वो आपका हेलमेट पहनता है, विकेट कीपर पहनता है, जो सिली पॉइंट फील्डर होता है वो भी आपका हेलमेट पहनता है। लेकिन जो बॉलर होता है लेकिन जो आपका बॉलर होता है वो आपका हेलमेट नहीं पहनता है। एक आध अपवाद है, जैसे आप, अगर ये आएगा नहीं वैसे, जस्ट आप जान लो अपने नॉलेज के लिए कि ऋषि धवन एक बॉलर थे भैया हमारे साथ, जानते हो आप, उनका एक्शन ऐसा था, ऋषि धवन, उनका एक्शन ऐसा था कि उनको हेलमेट, इनकी फेस हेलमेट एक आता है वो लगाने की उनको ज़रूरत पड़ जाती थी, क्योंकि वो इतना झुक जाते थे कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे और बॉल उन खुद पे कंट्रोल नहीं होता था। अगर बॉल सामने आ गई तो उनके सिर पे लगने के चांसेस थे, इसीलिए वो आपके इसको पहनते थे। तो खैर यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसको उठाया और इस क्वेश्चन से क्या बन सकते हैं। जैसे आपका सिली पॉइंट फील्डर, तो सिली पॉइंट फील्डर लगता कहाँ है, ये क्या होता है, जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन के या पीछे के एकदम आसपास खड़ा रहता है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पूरा चार्ट दिया गया है, यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर आपकी बैटिंग चल रही है, ये यहाँ से बैटिंग चल रही है, तो बैटिंग के जो बाहर का एरिया रहेगा फ्रंट वाला वो आपका बाउंड्री के साइड लॉन्ग ऑफ रहेगा, और इधर वाला आपका लॉन्ग ऑन रहेगा। डीप मिड विकेट आपका इधर रहता है। और ये इस एक एक बताऊंगा तो क्या बताना है इसमें, ठीक है। और इसको अच्छे से आप समझ लेंगे, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे, और बस सही है। इसको देखो अच्छे से पढ़ो इसको। अब इतनी ये चीज़ें बताने लग जाऊंगा तो फिर तो दिक्कत है फिर। और इसमें एक कुछ एडवांस फैक्ट ये बनते हैं कि जो भैया फिलिप ह्यूज थे, ए, फिलिप ह्यूज, फिलिप ह्यूज और ये कोई लांबा करके थे, रमन लांबा, हाँ, रमन लांबा। ये फील्डिंग करते टाइम इनके सिर पे बॉल लग गई थी, और ये बैटिंग कर रहे थे तब इनके सिर पे बॉल लग गई थी, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रथम बैट्समैन, प्रथम खिलाड़ी जिसने हेलमेट का प्रयोग किया, डेनिस एमिस। ये कहाँ के थे, ये आपके इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे। लक्षद्वीप किस महासागर में आपका है, जो आपका लक्षद्वीप समूह किस महासागर या सागर में स्थित है? चलो इसको देखते हैं। तो लक्षद्वीप जो है आपका ये अरब सागर में स्थित है, इसमें है, अरब सागर में स्थित है। और यार क्रिकेट संबंध में मुझको कुछ और याद आ रहा है, जैसे आपका अलग शब्दावली, जैसे कंकशन हो गया, यहाँ पर सिर सिर पर लगने की बात चल रही है और कंकशन की बात ना चले तो आई थिंक मेरी समझ से वो अधूरा हो जाता है। कंकशन रूल क्या होता है, कंकशन कंकशन ये रूल होता है अगर कोई बैट्समैन आपका स्क्वाड में नहीं है, आपका बैट्समैन अगर कोई स्क्वाड में नहीं है, तो अगर और उसके चोट लग गई किसी बैट्समैन के सिर पर, वो बॉलर है, अगर बॉलर बैटिंग करने आया उसके सिर पे बॉल लग गई, ठीक है, और थोड़ा सा वो इंजर्ड हो गया, तो क्या होता है, जो आपका टीम बेंच पे बैठता है प्लेयर आपका, अच्छे समझेंगे इसको, जो बेंच पे बैठता है उसको रिप्लेस करके उसको खिलाया जा सकता है बीच मैच में। कंकशन ये होता है, टीम से बाहर वाले प्लेयर को भी टीम में खेलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जो आपका टाइम आउट होता है, टाइम आउट आईपीएल वगैरह में वो कितना देर का रहता है, 2.5 मिनट्स का रहता है। चलो, और और ठीक है, मैन कटिंग वगैरह तो आपको पता ही होगा, आई थिंक मुझको बताने की इसमें क्या ज़रूरत है। अभी बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। आप अब ये बताएं, जो अंडमान और निकोबार है, यानी कि लक्षद्वीप समूह है, इसको मतलब ये किसको किसको करता है, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार एंड,
अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन कौन है? तो वो आप मतलब ये अलग करने वाला नहीं, वो तो चैनल्स अलग करते हैं, वो आगे बताएंगे। अंडमान और निकोबार कहाँ पर हैं? तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में आपके ये पड़ जाते हैं। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी कुछ शायद बदली है राजधानी यार, कुछ पूरम करके है, उतना नहीं याद यार, सॉरी। ठीक है, जो आपका सैडल पीक है यहाँ की, जो सैडल पीक है क्या है? सबसे ऊंची चोटी है आपकी अंडमान की, सबसे ऊंची चोटी आपकी अंडमान की है, सबसे ऊंची चोटी। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी आपकी, ये आपकी पड़ जाती है। जो आपका बैरन द्वीप है, एक आपका बैरन द्वीप है, ये कहाँ पर है? यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उसके बाद आता है कि आपका जो इसकी राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर बन जाती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, एक एक आपका व्हीलर द्वीप है, लिख लो व्हीलर द्वीप। इसको अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये आपका उड़ीसा राज्य में है, और ये आपका उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से मिसाइल परीक्षण वगैरह किए जाते हैं। अब आप ये बताएंगे, इसको जो मतलब लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था वो क्या था? पुराना नाम इसका क्या था लक्षद्वीप का? कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका पुराना नाम था लकादीप, लकादीप था, क्या था? लकादीप, हाँ। इसका शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा अभी क्या होता है लकादीप। और लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों दीयों वाला द्वीप। क्या होता है? लाखों दीयों वाला द्वीप होता है। और फिर आपका ये मिनिकॉय, मिनिकॉय आ गया आपका। और अमीन दीवी द्वीप, अमीन दीवी, इसका नाम कब बदला गया? 1973 में इसको बदल दिया गया। ठीक है, और इसका जो आपका क्षेत्राधिकार आता है, मतलब ये सॉरी, मतलब जो आपका न्यायिक अधिकार, न्याय अधिकार, न्याय अधिकार, वो आपका केरल, न्याय अधिकार यानी कि जो हाई कोर्ट है आपका एचसी, वो आपका केरल हाई कोर्ट के यहाँ पर, केरल हाई कोर्ट में इनकी सबकी सुनवाई चलती है। आप समझ लेते हैं जो आपका 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है आपका, फिर उसके बाद आपका 8 डिग्री है, फिर आप 11 लिख लो, इससे संबंधित हैं आपके। तो ठीक है, तो आपका 9 डिग्री चैनल जो आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तब यहाँ पे द्वीप थे अलग अलग थे, इनको सभी को मिलाकर के लक्षद्वीप बना दिया गया। टोटल एक लक्षद्वीप भी था, तो उसको बना दिया गया, बड़ा कर दिया गया पूरा। तो वो आपका अभी जो चैनल्स वहाँ पर बने हुए हैं, लाइक छोटी छोटी बीच में, आप जैसे ये समझ लो, ये इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, बीच में आपकी थोड़ा इधर उधर लैंड है ये सब, और बीच में आपकी ये क्या आ गई, थोड़ा सा पानी इधर उधर जा रहा है, तो ये आपके चैनल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके चैनल्स होते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ओके, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ये आपस में अलग करता है, तथा लिखना अनिवार्य रहता है यार, नहीं तो नोट्स नहीं बन पाते हैं उसके, नहीं तो बहुत चीज़ें बोल के हो जाती हैं, लेकिन मैं चीज़ें करता हूँ, लिखता हूँ उनको। ठीक है, फिर आपका आता है 8 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय को, जो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल के आमिनी देव जो आपका था, 11 डिग्री चैनल आमिनी देव, अमिनी देव, अमिनी देव क्या अमिनी देवी, अमिनी देवी नहीं, देवी, अमिनी देवी, अमिनी देवी को एक द्वीप पड़ता है आपका कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर या फिर कन्नौर, कन्नौर से आपका अलग करता है। एक आपको जो पिट्टी द्वीप है यहीं पर अंडमान में पड़ता है, लेकिन ये आपको जो पिट्टी द्वीप है ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका अंडमान, और यह आपका अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर आपका कोई भी इंसान नहीं रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर इंसान कोई नहीं रहता है। महामस्तक मस्तकाभिषेक
का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो आपका जो ये आपका श्रवण बालगेला में किया जाता है, जहाँ पर अशोक ने अपना संलेखना विधि के तहत अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये आपका श्रवण बालगेला आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो श्रवण बालगेला आपका कर्नाटक में है। अब बात करें कि शिखर जी कहाँ है। शिखर जी कहाँ है, सॉरी। तो ये आपका जो श्रवण बालगेला ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगर जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य स्थलों की बात कर लेते हैं, अगर जैन धर्म से संबंधित कुछ अ, अन्य स्थलों की बात कर लें, तो एक आपका आता है शिखर जी, एक आता है आपका शिखर जी। फिर आपका एक आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपने सुना होगा, दिलवाड़ा। फिर आपका आता है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी के नीचे आप लिख लो रणकपुर। फिर आपका आता है उदयगिरी, और और बताओ, खंडगिरी या फिर खंडगिरी, उदयगिरी या फिर खंडगिरी। तो उदयगिरी खंडगिरी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बहुत बार पहले बता चुका हूँ। तो ये आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा, ये आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा, जो कि खारवेल शासकों ने इसको बनवाया था, खारवेलों के द्वारा ये बनवाया गया था। जो आपका रणकपुर है ये आपका राजस्थान में पड़ जाएगा, राजस्थान में पड़ जाएगा। यहाँ पर 1444 खंभों का एक किसका मतलब मंदिर है, एक जैन मंदिर है। 1444 खंभों वाला एक मंदिर है, जो कि आपका जैन मंदिर है। पावापुरी में क्या है, बिहार में है आपका ये कहाँ पर है, ये आपका बिहार में है। और ये महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है, महावीर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है, ये महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये आपका कहाँ है, ये भी आपका राजस्थान में है, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पर, माउंट आबू में, माउंट माउंट आबू में है, जो कि 5 मंदिरों का एक समूह है। जो कि आपका दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो हैं आपके 5 मंदिरों के समूह है, 5 मंदिरों का क्या है, आपका पूरा एक समूह है। फिर आता है आपका शिखर जी मंदिर, जो कि आपका पार्श्वनाथ पहाड़ी में है। पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ है, पार्श्वनाथ पहाड़ी आपकी पार्श्वनाथ वो झारखंड। तो शिखर जी आपका हो गया झारखंड, झार नहीं यार, झारखंड, ये आपका झारखंड में है। और ये एक पवित्र क्षेत्रों में से आपका एक माना जाता है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि संलेखना विधि थी, इसको किसने किया था, अ, अशोक, मैंने अभी साथ बताया, तो अशोक वो गलत है, अशोक ने तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के तहत अपने प्राणों को त्याग दिए थे। ठीक है, और और जो संलेखना है आपका, इसमें तो आप पता ही है क्या होता है। तो ये लास्ट संलेखना कब हुआ था, ये लास्ट संलेखना आपका 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। अब कब होगा, 2030 में आपका अगला संलेखना होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताया गया, जिसमें वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका बी वाला एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि गांधी युग क्या था आपका, गांधी युग कब से कब तक कहा जाता है। तो गांधी युग तो आपका था 1915, जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, और जब तक आज़ादी नहीं दिलवा दी तब तक ये आपके, मतलब जब तक आज़ादी मिल नहीं गई, दिलवा दी इन द सेंस थोड़ा सा नहीं बनेगा सही, बट तो गांधी युग का समय ये यहाँ से यहाँ तक था। अभी जो आप पीछे क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था, ये महामस्तकाभिषेक का आयोजन, ये यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक 57 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी, 57 फीट ऊंची एक प्रतिमा आपका है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोथिलिक कहते हैं। मोनोथिलिक, मोनोथिलिक क्या होता है, जो कि एक ही पत्थर से बनी हो। मोनो मोनोलिथिक यार, मोनोलिथिक, हाँ मोनोलिथिक, क्योंकि एक ही पत्थर को काट करके बनाई गई हो। इसको बनवाया किसने, तो चामुंड राय ने बनवाया था, चामुंड राय, चा चामुंड राय ने बनवाया था, जो कि आपका एक गंग वंश का, जो कि आपका एक क्या था, मंत्री था, गंग वंश का मंत्री था। और इसने अपनी माँ के लिए बनवाया था, अपनी माँ के लिए बनवाया था। ठीक है, तो गांधी युग में सबसे पाप कहा जाता है 9 जनवरी 1915,
इन तारीखों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 9 जनवरी 1900, एक तो 15, यहाँ पर क्या हुआ था, 1924 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ, और 1942 में क्या हुआ। तो 1924 में आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसको बेलगावी अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है आपका बेलगांव। बेलगांव अधिवेशन हुआ आपका, बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स बन जाते हैं। इसमें आपके अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, मतलब कांग्रेस अधिवेशन के नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। फिर आपका इन्होंने 1930 में नमक कानून का विद्रोह किया और नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी मार्च की स्टार्ट की। दांडी मार्च को स्टार्ट किया, दांडी मार्च आपका स्टार्ट किया गया। दांडी मार्च को स्टार्ट करने के बाद 1931 का समय आया, यहाँ पर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 1900 और 1932 में क्या हुआ था, यहाँ लिखो 1932 में यरवदा जेल में, यरवदा यरवदा जेल में आपका पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। 1942 में भैया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपकी स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ था, तो ये आपका ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान है जो आपका मुंबई में पड़ जाता है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब इसका शुभारंभ जो नींव पड़ी वो वहीं से पड़ी थी। ठीक है, एक मिनट। फिर 1932 का एक और चीज चीज एक आपका आ जाता है, ये कम्युनल अवार्ड आपका आया, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इसी को लेकर के आपका यरवदा जेल में पूना पैक्ट किया गया था। पूना पैक्ट की जो एग्जैक्ट तारीख है वो आपका 24 सितंबर 1932 है, 24 सितंबर 1932 है। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ यहाँ पर लिखो, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1900 आई थिंक 42 में की गई थी, नहीं यार, हरिजन सेवक 1932, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, यहाँ पर लिखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये आपका 1940 में हुआ था। और इसके जो प्रथम इसके जो मतलब अग्रणी रहे थे वो आपके आचार्य विनोबा भावे जी थे, विनोबा भावे रहे थे। दूसरे आपके नेहरू जी रहे थे। तीसरे आपके ब्रह्मदत्त जी रहे थे। चलो, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे आपका ये चंपारण सत्याग्रह हो गया। ये चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में आपका बिहार से स्टार्ट हुआ था। फिर आपका आया खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा गुजरात से आपका चालू हुआ। फिर आपका आया 1918 के समय में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, यहाँ से आपका फिर आगे बढ़े तो आपको समय आया 1920 का। 1920 में आपका कलकत्ता मतलब प्रारंभ हो गया, असहयोग आंदोलन कोलकाता से प्रारंभ हुआ। और आपका जो नमक सत्याग्रह था 1930 में आपका स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। फिर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से क्वेश्चन इस बार काफ़ी बना रहा है। आपको शाम तक वीडियो एक मिल जाएगी जिसमें हम 150 फैक्ट आईएसएस के बारे में बताएंगे, जो आपकी अपकमिंग शिफ्ट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप अब ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, तो 16 चक्कर लगाता है। यानी कि वहाँ पर कितनी बार सूर्योदय देखने को मिलेगा, वहाँ का सूर्योदय आपको 16 बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है भैया जमीन से, हाइट है आपकी करीब इसकी 400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है भैया यही करीब 27,700, 27,800, 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति घंटे। ठीक है, अगर बात करें प्रति सेकंड की बात कर लें तो 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी
स्पीड है, ये स्पीड है, ये किसकी ऑर्बिट में चलता है? तो ये आपकी खुद की पृथ्वी की कक्षा में चलता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी इसी एमटीएस में, पृथ्वी की कक्षा में। ये आपका पृथ्वी की कक्षा में आपका घूमता रहता है। जो आपका एक चाइना का स्पेस स्टेशन है वो कौन सा है? वो आपका तियांगोंग है। मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने इसको। तियांगोंग है आपका, ये तियांगोंग है। और इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का सोच रहा है? तो 2035 तक, 2035 तक बनाने का सोच रहा है, जो कि अमृतकाल है। अमृतकाल में बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, बट उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसको लॉन्च कब से कहाँ से किया गया था, मतलब कब कब किया गया था, लॉन्च कब हुआ था आपका ये? आईएसएस के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, तो उम्मीद करूँगा यहाँ पर मुझको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अरे लॉन्च, हट, इसको लॉन्च कहाँ से कब किया गया था? 1998 में 5 नेशंस ने मिल करके इसको बनाया था। ठीक है। और और जो आपका ये जैसे स्पेस, जो आपके अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? अंतरिक्ष यान का, अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आपका एक नीमो पॉइंट है प्रशांत महासागर में, नीमो, नीमो पॉइंट। ये आपका अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और 19 और 2029, नहीं 2031, हाँ 2031, 2031 में आपका 31 तक ये आपका गिरा दिया जाएगा। स्पेस स्टेशन आपका गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। 2031, मतलब 30-31 कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट डेट क्या है? 30 होना चाहिए मेरी समझ से, 30 होगा, 2030 होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। और 15 अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.5 लाख। ठीक है। अगर पंचायती राज की यहाँ पर बात चली है, तो पंचायती राज के शिल्पकार के रूप में किसको जानते हैं हम? पंचायती राज से इनकी संबंधित समिति कौन सी थी? समिति, अरे वही बात हो जाएगी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे और इनकी समिति भी यही थी। इन्होंने थ्री लेयरिंग के बारे में बताया था, यानी कि त्रिस्तरीय ढांचा जो था, त्रिस्तरीय कैसे लिखा जाएगा यार, त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। अभी बात करते हैं, जैसे आपका ये पहली बार कहाँ से लागू हुआ था? तो राजस्थान का आपका एक जिला पड़ जाता है नागौर, नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान से आपको ये सबसे पहले आपका लागू हुआ था 1959 में। 73वां संविधान संशोधन देख लो, संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसको आपका 11वीं अनुसूची बनने का मौका, मतलब 11वीं अनुसूची बना दिया गया था, 11वीं अनुसूची बना दिया गया था, और इसको एक सांवैधिक दर्जा, संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, आप याद रखेंगे कि महिला पंचायत आरक्षण आपका 14.5 लाख से भी ज़्यादा है। अभी ये समझ लो कि आपका अभी कितना कि लोकसभा में, सॉरी नहीं, नहीं यार, कितना, हाँ, इसमें आपकी जो महिलाओं के लिए आपका जो आरक्षण है वो कितने प्रतिशत तक है? अगर प्रतिशत में बात कर लें हम, प्रतिशत, तो आपका जो प्रतिशत है वो करीब 33% है, यानी कि 1/3% है। इससे संबंधित आपका भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा है? तो वो आपका 243D का सब क्लॉज 3 आपका इसका हो जाएगा। जो आपका 50% वाले राज्य हैं, जैसे आपका जहाँ पर 50% आपका, देखो संविधान में तो 33% लिखा हुआ है, लेकिन आप राज्य जो है उनको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा सबसे पहला राज्य था वो आपका बिहार था, सबसे पहला राज्य आपका बिहार था, जो 2006 में दिया था। इसके बाद करीब 20 प्लस आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऐसा आपका प्रावधान
किया गया है। ठीक है। और जो नागालैंड में क्या हुआ था, नागालैंड में इसका विरोध चला था कि 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के चलते विरोध विरोध चला और इसी के चलते वहां पर पहली बार इलेक्शन हुए 2024 में, मतलब पहली बार नहीं, इस विरोध के बाद जब इलेक्शन 2024 में आपका ये इलेक्शन हुए थे। ठीक है। और खैर एक अभी अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि एक कोई एक मतलब जो जैसे किसी की महिला, किसी की फीमेल वाइफ आपका सरपंच बनी और उसको हैंडल कौन कर रहा है, तो उनके पति कर रहे हैं, तो इसके लिए नो प्रॉक्सी कानून लाया गया है। सरपंच पति लिख लो, सरपंच पति। नो प्रॉक्सी कानून किसके लिए लाया गया है, तो नो प्रॉक्सी कानून आपका सरपंच पति जैसी घटनाओं को, प्रॉक्सी प्रॉक्सी नहीं यार, प्रॉक्सी होता है, लिख लो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड का जो आपका कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तराखंड में आपका हरिद्वार, उत्तराखंड में आपका हरिद्वार जो है आपका यहाँ पर आपका किया जाता है। और एक तो आपका प्रयागराज हो गया, मैं इसे बता चुका हूँ इसके बारे में पूरा, आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो। अगर आप उसको नहीं देख रहे तो कम से कम टेलीग्राम पर जा करके उस पीडीएफ को उठाओ और अच्छे से पढ़ लो, आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर प्रयागराज में हमारी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ही होता है। हरिद्वार में आपकी कौन सी है, गंगा नदी जी हैं, गंगा माता है, गंगा नदी है। फिर आपका जो उज्जैन है, उज्जैन नहीं लिखा है यहाँ पर, लिख लो, बता चुका हूँ वैसे हर चीज़। उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा जी हैं, झिपरा नहीं यार, छिपरा, शिप्रा नदी, सिप्रा लिख लो, शिप्रा, शिप्रा नदी है। फिर आपका आता है नासिक, नासिक में भी लगता है। नासिक में आपका गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है। जो आपका एक सिंहस्थ मेला लगता है, सिंहस्थ लिख लो। ये सिंहस्थ क्या कहे जाते हैं, जो आपके उज्जैन और नासिक के मेले हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सिंहस्थ की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये आपका जो है, ये आपका सिंहस्थ हो जाता है। ठीक है। अब जैसे आपको जो आपके जब प्रमुख होते हैं, जब ये आपके चालू होते हैं महाकुंभ वगैरह, तो इसमें आपका जो अखाड़े होते हैं वो स्नान इनका प्रमुख होता है, अखाड़ों का स्नान प्रमुख होता है। तो कितने अखाड़े हैं आपके कुल, करीब 13 अखाड़े हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अखाड़ा आपका जूना अखाड़ा है, जूना, जूना लिख लो, जूना अखाड़ा आपका सबसे बड़ा है। ठीक है। और मिनी कुंभ क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। यूनेस्को ने कुंभ को, यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त विरासत में इसको ऐड किया है, मानवता की अमूर्त विरासत को ऐड किया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है 17 नंबर, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो इसका शाहजहां एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि मुगल काल में, हाँ कि हाँ ठीक है, शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है एक आराम बाग, आराम बाग, ये आपका कहाँ है, आराम, आराम बाग, इसका निर्माण किसने करवाया, पेन चेंज करना चाहूंगा मैं, निशात बाग, निशात बाग हो गया। फिर आपका आता है चश्मे शाही, चश्मे शाही, पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन। फिर आपका एक आता है खुसरो बाग, खुसरो बाग। आराम बाग आपका आगरा में है, इसको बाबर ने बनवाया था और ये आपका ओल्ड है, सबसे पुराना है। निशात बाग आपका श्रीनगर में है, निशात बाग आपका श्रीनगर में है, इसको आसफ खान ने बनवाया था, इसको आसफ खान द्वारा बनाया गया था। चश्मे शाही भी आपका श्रीनगर में है, इसको अली मर्दान के द्वारा बनाया गया था, अली मर्दान खान के द्वारा आपका ये बनवाया गया था। पिंजौर गार्डन आपका चंडीगढ़ में है,
पिंजौर गार्डन आपका, पिंजौर हो गया, गुग्गा नूम, ये सब कहाँ बनाया जाता है? ये आपका सब चंडीगढ़ में बनाया जाता है। तो ये आपका यादविंदर गार्डन्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं, यादविंदर गार्डन, यादविंदर गार्डन, ठीक है। और जो खुसरो बाग आपका कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है मेरे भाई? तो ये आपका प्रयागराज में है। जहांगीर के बेटे, जहांगीर तो बनाया किसने था? जहांगीर के बेटे खुसरो का ये मकबरा है, ठीक है। खुसरो, खुसरो का मकबरा है ये, ठीक है। बाकी आगे हमने इमेजेस लगा रखी हैं, उसमें आप चीज़ें देख पाएंगे कि जो प्रमुख और भी रहे हैं उसमें और क्या क्या रहा है, ठीक है। और जो आपका ये शालीमार बाग था, कब बनवाया गया था? इसका टाइम क्या? तो 19 नहीं यार, 1619, हाँ 1619 के समय में आपका ये बनवाया गया था। किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था, अपनी पत्नी के लिए बनाया था। वो पत्नी कौन थी इसकी? नूरजहां, जो शाहजहां की पत्नी थी, जो शाहजहां की, नहीं यार, हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार। शालीमार बाग तो 1941 में नहीं, 1641 में बना था। अच्छा, तीन चबूतरे जो बनवाए थे यहाँ पर अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, वो आपका 1641 में बन गए थे। लेकिन शाहजहां ने 1619 में, शाहजहां ने 1619 में, हम्म, थोड़ा सा यार गड़बड़ी है। शाहजहां ने बनाया था कि जहांगीर ने बनवाया था? खैर छोड़ो, इसको छोड़ो, इन फ्यूचर कभी याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अगर ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपका शालीमार बाग बनवाया कब गया, तो आप इसको 1619 लगाएगा। अगर चबूतरों की बात कर देता है तो आप, अगर चबूतरों की बात कर दे तो आपका वो, चबूतरे 1641 हो जाएगा। चबूतरे आपके 1641 हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप पानी वानी लेके बैठिए। चलिए बढ़ो भाई। आ गया देखो। हम्म, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, तो आप इसको देख के पढ़ेंगे अच्छे से। फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में किसके माध्यम से आता है? तो आपको जो पल्मोनरी वेन होती है, मैंने आपको फोटो में पिछली बार दिखाया था, बार बार तो फोटो लगाऊंगा नहीं। तो आपकी जो यानी कि फुसफुस वेन, यानी कि सिरा जो आपके होती हैं, यहाँ से आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम से होकर के आता है, ठीक है। आपकी धमनी क्या होती है? यहाँ पर लिखो, धमनी का कार्य क्या है? इसका काम है दिल से शरीर की ओर, दिल से शरीर की ओर शुद्ध खून ले जाता है, ठीक है। शुद्ध खून ले जाता है। आपके जो वेन जितनी भी हैं, जितनी भी आपकी सिराएं हैं, ये आपका अशुद्ध खून ले जाती हैं। किससे? शरीर से दिल की ओर। जस्ट इसका उल्टा कर लो, शरीर से दिल की ओर अशुद्ध खून। महाधमनी क्या है? महाधमनी क्या है पूछेगा तो यही पूछेगा, महाधमनी क्या है? तो महाधमनी आपका सबसे बड़ी धमनी है, इसीलिए इसको महा कहा गया है। तो सबसे बड़ी धमनी आपकी जो है वो आपकी महाधमनी है। फिर आपका जो वेना कावा आता है, वेना कावा, वेना कावा सबसे बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा है आपकी ये, ठीक है। जो हृदय आवरण होता है, इसको क्या कहते हैं? जो हृदय के ऊपर जो आपकी एक झिल्ली लगती है, उसको क्या कहते हैं? हृदय आवरण। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ शायद, अरे यार ये गलत जगह पे लग गया है, ये गलत जगह पे लग गया है। खैर खैर समझ लो कि चैम्बर्स कितने। एक क्वेश्चन आपका अभी आया है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मानव हृदय में तो आपके 4 होते हैं, तो इसी हिसाब से मछलियों में 2 होते हैं,
मेढक और टोड्स जो होते हैं उनमें उनके आपको 3-3 देखने को मिल जाएंगे। लिजार्ड में 3, स्नेक में 3, टर्टल में आपको 3 देखने को मिलेंगे। ये आपका एक पूरा है और ये आपका अलग अलग ये 2 आपके बन जाते हैं। चिड़ियों में यानी कि बर्ड ईगल में 4 होते हैं, ह्यूमन में आपके 4 होते हैं, गाय में 4 होते हैं और व्हेल मछली में आपके 4 होते हैं। ठीक है। दामित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? हाँ माइक सही है यार। ओके अभी सही है। तो आपका जो यानी कि 19 नंबर, तो दामित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया था। किसके हिसाब से किया था? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया था। ठीक है। त्रिक नियम इससे इंपॉर्टेंट बनता है कि त्रिक नियम क्या है आपका, इसको किसने दिया था? इसको दिया था डोबे राइनर ने, डोबे राइनर। ठीक है। क्रम क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका इनका क्रम था। उसके बाद आता है अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। इसमें क्या था कि संगीत के सुरों के हिसाब से आपके एलिमेंट्स रखते हैं और फिर उसी तरह से रिपीट होते हैं। संगीत के सुर के हिसाब से, संगीत के सुर के हिसाब से। ये आपका कहाँ तक फॉलो हुआ था? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हुआ, उसके बाद आपका फॉलो नहीं हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है? तो मोजले की है। जो आपकी आधुनिक सारणी है, आधुनिक वाली, वो किसकी है? तो हेनरी मोजले ने दी थी। हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने दी थी। कब दी थी? 1913 में दी थी। ये किसके आधार पर थी? तो क्रमांक के आधार पर थी। किसके आधार पर थी मेरे भाई? तो ये आपका क्रमांक के आधार पर थी। समूह 18 में क्या है? समूह 18 में क्या है और समूह 17 में क्या है? समूह 17 में क्या है? तो इसमें आपकी नोबल गैसेज हैं। नोबल नहीं, नोबल, नोबल गैसेज। नोबल गैस हैं जैसे आपका हीलियम हो गया, है ना, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। इनको नोबल गैसेस को हम अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं, जो कि हिंदी में कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 17 आपका हाइलोजन ग्रुप है ना, हाइलोजन, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसी तरीके से चीज़ें आपकी रहती हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। जब कच्चे माल को संशोधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है, तो यह गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र में आती है? तो देखो, संशोधित माल यानी कि संशोधन किया जा रहा है, यानी कि एक दूसरा स्टेप आपको किया जाएगा, यानी इससे पहले भी कुछ रहेगा। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। ये आपका किस क्षेत्र में आता है? ये आपका आता है मेरे भाई द्वितीय क्षेत्र में आता है। ये आपका सेकेंड सेक्टर में आता है। जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, फिर आपका जो सेकंड है एंड जो आपका थर्ड है। आगे ट्रिक से समझाते हैं, यहाँ पे समझ लो। यहाँ से उत्पादन का जितना भी काम होगा, जैसे आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सारे काम इसमें आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा? इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा तो निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, विनिर्माण होगा, निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गए, है ना, और बिजली, बिजली हो गया, गैस हो गया। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आएगा, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, सेवा, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें आपका बैंकिंग, शिक्षा, एजुकेशन जिसको कहते हैं हम। एजुकेशन क्या है बताइए आप? पर्यटन हो गया। चतुर्थक श्रेणी एक आपकी आती है, उसके बाद आपकी ये पंचम श्रेणी आती है। तो ये आपका ज्ञान आधारित है, ये आपका ज्ञान आधारित आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका ज्ञान आधारित है ना, जिसमें आपका आईटी हो गया, कोचिंग्स हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिसर्च हो गया, ये सब आते हैं इसमें। फिर इसमें आता है नीति निर्माता। पांचवें में आते हैं नीति निर्माता। नीति निर्माता जैसे इसमें सीईओज हो गए, सरकार हो गए। जनरली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं, गोल्ड कॉलर, गोल्ड कॉलर जॉब हम इसको
कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें ट्रिक से लिखी गई हैं, जैसे कि आपको जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में प्राकृतिक संसाधन आधारित है, यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, जो सीधा प्रकृति से मिले वो प्राइमरी होता है, जो बनाया जाए वो सेकेंडरी होता है, जो सेवा दे वो आपका टर्शरी होता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आपका पहले निकाला, पहले यहाँ से निकाला, फिर बना, फिर बना, फिर बनने से आपका सेवा मिल गई, तो आपका क्या हुआ, पहले निकला यानी कि प्राइमरी सेक्टर आपका कृषि, निकाला कहाँ से जाएगा, जमीन से, खदानों से, नदियों से, तो आपका क्या होगा, पहला सेक्टर हो जाएगा। यही चीज़ें आप रिलेट कर देंगे अच्छे से। फिर क्वेश्चन आता है, रक्त का थक्का जो आपका होता है बनाने में सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं। जो रक्त का थक्का होता है भैया वो प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा डेंगू जब होता है तो हमारी क्या होता है, प्लेटलेट्स शरीर की कम पड़ जाती हैं। क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर की कम पड़ जाती हैं, जिससे पहले तो ये समझो कि इसमें विटामिन कौन सा होता है, विटामिन की की सहायता से हमारा रक्त का थक्का जमता है और प्लेटलेट्स आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको सबसे सहायक रक्त कोशिकाएं होती हैं वो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। अब आप ये बताइए जो आरबीसी रहती हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। इसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी आ जाता है, फिर आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का जो तरल भाग रहता है ये 55%, सॉरी 1 मिनट यार, ऐसे नहीं, जो प्लाज्मा है आपका इसका ये बना कैसे रहता है, जो आपका रक्त होता है आपके शरीर में ब्लड, उस ब्लड का 55% भाग आपका प्लाज्मा होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है, और ये प्लाज्मा के अंदर जो 90% भाग रहता है वो आपका पानी रहता है। इतना आप अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका आरबीसीज का जीवन काल होता है वो आपका 120 डेज का होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, परिवहन का कार्य इसका होता है। डब्ल्यूबीसीज का कार्य क्या होता है, ये इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, LUKO, ल्यूकोसाइट्स, CITES, उम्मीद है गलती लिखा है मैंने इसको। तो तो आपके ये क्या है, ये आपके रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाते हैं और आरबीसीज आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। जो एक आपका प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा जैसे यहाँ से, हाँ जैसे प्लाज्मा है तो प्लाज्मा से अगर सीरम को निकाल दिया जाए, नहीं, प्लाज्मा से अगर क्या निकाल दिया जाए, प्लाज्मा, प्लाज्मा देखो क्या बोलते हैं उसको, फाइब्रिनोजिन होता है। अगर उस फाइब्रिनोजिन को हम निकाल दें तो आपका वो सीरम बचता है। ठीक है, वो आपका इसके लिए जो जांच होती है वो सीरम फेनेटोइन लेवल टेस्ट के थ्रू इसको हम पता लगाते हैं। तो कौन सी, सीरम फेनेटोइन लेवल, CFL टेस्ट के थ्रू हम इसको पता लगाते हैं। जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में कितने डिग्री पर रखा जाता है ये, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर किससे रखा जाता है, यानी कि सोडियम साइट्रेट आपका एक होता है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट के साथ इसको हम रखते हैं, जिससे आपका ये खराब नहीं होता है। और उसके बाद जब इसको लिया जाता है तो उसको शरीर के थ्रू अपना आराम से शरीर की गर्मी के तहत इसको कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है, और ये लगातार बना करती हैं, बिगड़ा करती हैं, बना करती हैं, बिगड़ा करती हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी से साधन लागत पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है, यानी कि जो 22 नंबर में है, यानी कि अभी समझो पहले जीएनपी क्या होता है, फिर समझ लो एनएनपी क्या होता है, फिर समझ लो सीएसओ क्या होता है, फिर पहले चलो पहले इतना समझो। तो जीएनपी जो होता है इसमें हम जीडीपी को अगर घटा, जीडीपी में से, जीडीपी में मतलब विदेशी आय को जोड़ दें, विदेश से प्राप्त आय, विदेश से प्राप्त आय को हम इसमें जोड़ दें जीएनपी में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस बाहर से जो आपको मिलता है। फिर एनएनपी क्या होता है, एनएनपी में अगर जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए, डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो आपका वो एनएनपी आ जाएगा। जो सीएसओ क्या है, ये सीएसओ तो पुराना नाम है, अब इसका नाम है एनएसओ। ये क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये आपका राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है।
इसका कार्य यही है कि राष्ट्रीय आय की ये गणना करेगा। राष्ट्रीय आय से एक बात बनती है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो वो आपके थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 20 नहीं यार, 20 रुपए प्रति व्यक्ति इन्होंने बताई थी। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर क्या है आपका, जो 1950 से 80 के बीच का समय है, इसको जीडीपी, इसको कम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, लो जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, इसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगी और आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जो आपका एनएसओ बना हुआ है, अभी यहाँ पर समझो, जो आपका ये एनएसओ बना हुआ है, ये आपका सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला करके आपको बना दिया गया है। ठीक है, आपका जो जीडीपी डिफॉल्टर होता है, जैसे आप यहाँ पर जीडीपी डिफॉल्टर डिफॉल्टर नहीं यार, डिफ्लेटर कहा जाता है, सॉरी। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, ये महंगाई का सबसे व्यापक माप है, इतना याद रखेंगे, महंगाई का माप, महंगाई का व्यापक माप है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन आई थिंक रियल जीडीपी इंटू 100 से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या है, ये डिफ्लेटर निकल के आपका आ जाएगा। फिर होता है आपका एक आता है जीवीए कहाँ है? अरे लिखो जीवीए, जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका ये होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका जीवीए का फॉर्मूला होता है, इसमें आपका जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, सब्सिडी एंड देन माइनस टैक्स को इसमें घटा देंगे तो आपका ये जीवीए निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो भारत में आपका जो जीडीपी का गणना वर्ष का आधार है, भारत में जीडीपी गणना का जो आधार वर्ष है, आपका जो आधार वर्ष है वो क्या है, आधार वर्ष आपका आई थिंक 2010 और 11 है, नहीं 11-12 है, 11 और अभी लैग कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये 11-12 हो जाएगा। इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए। अभी बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसका नंबर है 23। इसको करने से पहले हम ये कर लें, और जो आपका ये समान मृत्यु दर है यानी क्रूड डेथ रेट की गणना प्रत्येक कितने व्यक्तियों पर की जाती है, तो आपको ये प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर की जाती है। अब आप ये बताएं कि आईएमआर क्या है, आईएमआर क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। ठीक है, इनकी भी गणना करते हैं 1000 बच्चों पर करते हैं, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर पर ये लिया जाता है, बच्चों की मृत्यु दर। ठीक है, जो 1 साल से कम के बच्चे रहते हैं, इसमें जो आईएमआर किसके आधार पर बनाया जाता है, 1 साल से कम के बच्चे, 1 साल से कम के बच्चों पर देखा जाता है। अब भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का सेक्स रेशियो कितना है, ये आपका 943, ये आपका पड़ जाता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, 2011 में था। प्रति व्यक्ति आपका घनत्व कितना है भारत का, जन घनत्व, आपका जो जन घनत्व भारत का है वो 382 है। दशकीय वृद्धि कितनी है, दशकीय वृद्धि वो आपका 17.77% की रही थी। कब रही थी, 2001 से 2011 के बीच में। महाविभाजक वर्ष क्या है, बता चुका हूँ लेकिन फिर से लिख लो, महाविभाजक
महा विभाजक वर्ष ये आपका 1921 में हुआ था और इसमें जनसंख्या क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। ठीक है, अगर एक बात होता है एमएमआर, एमएमआर एमएमआर में होता है जैसे आपका जो अब क्या बोलते हैं, जैसे आपका बेबी डिलीवर हो रहा है तो उस समय जो माताएं होती हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो माता मृत्यु दर, मातृ मृत्यु लिख लो या माता मृत्यु लिख लो, इसको हम एमएमआर के नाम से जानते हैं। यानी गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान हो जाए तो वो उस आपका प्रति 1 लाख में माना जाता है। इसको किस पे कितने कितने लोगों पे करते हैं, तो पर 1 लाख इसको किया जाता है। ठीक है, जो आपके एक जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतर्गत एक जो आपकी काम काज करने वाली आबादी आती है, यानी कि कार्यशील आबादी, कार्यशील आबादी, कार्यशील आबादी वो आपकी आती है 15 से 64 वर्ष के बीच के हैं अगर, तो आप काम करने के लायक हैं। और इसी को कब तक लागू रखा जाएगा, इसका जो टारगेट है वो 2055 तक इसको लागू करने का आधार है। सबसे कम एमएमआर रेट कहाँ का है, सबसे कम आपका कहाँ का है एमएमआर रेट, सबसे कम आपका असम का है, सबसे कम आपका असम का एमएमआर रेट है। तो अब कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है 24 नंबर, 1772 की नई न्यायिक प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे। यानी कि जो आपका जो जो किस एक मिनट, 1972 की नई प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो देखो, तो इसमें आपका जो अदालतें की गई थी तो आपका एक तो था जैसे दीवानी और फौजदारी, यही होगा, दीवानी और फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, तो इसको किसने लागू किया था, तो आपका जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना की थी। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा जैसे आपका जैसे 1972 में अदालतों की स्थापना तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर दी थी। इसके बाद की अगर बात कर लें, जैसे आप कॉर्नवालिस कोड कब आया था, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड ये आपका 1793 में आया था। ठीक है, इसमें शक्तियों का विभाजन था, क्या था, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या फिर बंटवारा कह सकते हैं। लॉर्ड मैकाले, मैकाले लिखो, सिर्फ लॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैकाले, मैकाले जो था इसने आईपीसी लाया था, इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो कब तैयार हुआ था, DRAFT ड्राफ्ट का 1860 में तैयार हुआ था। और ये आया कब था, ये 1862 में आपका आया था। आपकी एक फेडरल कोर्ट हुआ करती थी पहले, फेडरल COURT फेडरल कोर्ट, जो कि 1937 में बनी थी, कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली में बनी थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट आपका बन गई। कब बनी थी, 1950 में आपका सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। जो आपके एक एलिजा एम्पे थे वो आपके पहले इसके जज थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज तो कौन थे, तो एलिजा एम्पे, यानी कि फेडरल कोर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष नहीं जज कौन थे, वो आपके एलिजा एम्पे, यानी कि एलिजा कैसे लिखा जाता है, एलिजा ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, एलिजा इम्पे। ठीक है, चलो, और अगर अगर जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे कुछ अलग, जैसे यूपीएसआई वालों की, तो यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा केसेस पॉलिटी और इन सब से पूछे जाते हैं। तो आपका इसमें 17 इसी के तहत एक घटना हुई थी कि एक नंद कुमार साहब थे, एक नंद कुमार साहब थे। ये कौन थे, ये आपके बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे, क्या थे, बंगाली ब्राह्मण। इनको 1775 में फांसी दे दी गई थी। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रथम न्यायिक हत्या, प्रथम प्रथम न्यायिक हत्या का दर्जा इसको दिया जाता है। और आरोप क्या था इन पे जालसाजी का आरोप था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, मतलब के खिलाफ जालसाजी।
आरोप इनके ऊपर था। वह कौन सी कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक इनपुट से बचाती है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है? तो आपको जो जैविक खेती है यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका इसके तहत जानी जाती है। अब कुछ अन्य शब्दावली के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक आता है, यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? उसके बाद आता है एरोपोनिक्स। उसके बाद आता है आपका एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स के बाद लिख लो आपका मिश्रित खेती। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे वैसे। अब मिश्रित खेती में क्या होता है? इसमें आपका फसल प्लस पशुपालन दोनों होते हैं। धान, जापान में क्या होता है, मिश्रित खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे धान का खेल लगाया, उसमें मछलियाँ कुछ स्पेशल टाइप की आती हैं, तो उसमें डाल दिया, तो वो सब नीचे उनका कंपोस्ट वगैरह खा जाती हैं, जिससे आपकी वो और भी उपजाऊ बन जाता है। सहकारी खेती क्या होती है? सहकारी खेती बस यही है कि अपना 4-5 किसानों का ग्रुप हो गया, वो मिल करके खेती कर रहे हैं बड़े बड़े खेतों में। अगर मान लो ये मेरा खेत है, ये किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है, तो ये चारों किसान आपस में मिल जाएंगे, एक बड़ा सा चक बना लेंगे और इसी की खेती करेंगे, तो ये आपकी एक टाइप की सहकारी खेती के नाम से जानते हैं। सहकारी यानी कि जिसमें सबकी सहमति हो। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कंपनी और किसान के बीच में समझौता हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो जैसे आपका एक राज्य जब आपका सिक्किम है, यहाँ पर लिखो पहले हाइड्रोपोनिक्स और इनके बारे में समझ लेते हैं, इससे करेंगे। जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रो किससे हाइड्रा, हाइड्रो ये सब क्या आता है आपका? पानी से आता है, यानी बिना पानी के खेती, सॉरी बिना मिट्टी के पानी में ही खेती, बिना मृदा पानी में खेती होती है। एरोपोनिक्स होती है हवा में पौधे उगाना। अजीब लग रहा है ना कुछ? हवा में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाना। मिश्रित खेती मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका मिश्रित खेती यानी फसल प्लस पशुपालन दोनों के होते हैं। और सहकारी खेती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये इस शिफ्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो भारत का राज्य है सिक्किम, जो आपका सिक्किम है, दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना है, दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना जिसने 100% जैविक खेती को अपनाया है। 100% जैविक खेती दुनिया का, इंडिया की नहीं, दुनिया का, ये आपका दुनिया का है। इसको 2016 में यूएन ने अवार्ड भी दिया है। यूएन ने अवार्ड भी दिया है। जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है जो आपका एक, ये आपका क्या है? भारत का पहला, ये भारत का पहला, ये भारत का पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका 100% जैविक खेती पर शिफ्ट हो गया है। जैविक खेती पर शिफ्ट हो गया है, जैविक खेती पर शिफ्ट हो गया है। अब एक शब्द शब्द आता है, उसके बारे में जान लो, जो कि ZBNF होता है, जिसको हम कहते हैं जीरो बजट बुजेट, BUDGET, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और इसके जो जनक हैं, इसके जनक के नाम से हम जानते हैं, तो आपके सुभाष पालेकर जी हैं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र से हैं। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, आप चाहे लिख के ले लो। ठीक है, और तो एक इंडिया का एक ब्रांड है जैविक खेती के लिए, वो आपका जैविक ब्रांड वो क्या है? उसमें बस आपका जैविक भारत नाम से एक ब्रांड बनाया गया है, जो कि आपके भारत के लिए जैविक खेती का एक ब्रांड है, जैविक भारत। तो आपकी पहली शिफ्ट पूरी हो गई, डिटेल्ड में एकदम बताया है भाई, एकदम डिटेल में बताया है। अब मैं काम करता हूँ, इसको अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, एंड देन मैं आपको सेकंड वीडियो अभी थोड़ी देर में बनाऊँगा, क्योंकि भाई मैराथन्स रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली। प्लीज़ हाँ, टेलीग्राम चैनल के लिए आप हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अभी खाना भी नहीं खाया तो जाके खाना खाता हूँ, एंड देन आपके आकर के मैं सेकंड क्लास रिकॉर्ड कर, सेकंड और थर्ड को साथ में ही कर लूँगा, उनको मैं अपलोड करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो पहले आपको ये वीडियो मिलेगी, फिर इसकी और उन सभी के नोट्स जो रहेंगे वो सभी एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। तो अपना कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़िएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जय हिंद एंड जय भारत।